नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर आपको सरायकेला से दे, जहां पर दो मालगाड़ी की आमने सामने से टक्कर की खबर। इस हादसे में मालगाड़ी के स्टाफ मामूली रूप से घायल हुए, लेकिन कई डिब्बे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इस रेल लाइन पर परिचालन अभी बाधित है। घटना चांडिल स्टेशन के पास आज सुबह करीब 3 बजे एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई और उसी वक्त सामने से आ रही दूसरी मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गाड़ी के कई डिब्बे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए। डिब्बे इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दिए। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक तकनीकी कारणों और सिग्नलिंग में गड़बड़ी की वजह से ये हादसा हुआ। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। हादसे के बाद अप और डाउन लाइन पर रेल परिचालन ठप है। चांडिल टाटानगर और चांडिल बोकारो रूट की सभी यात्री और मालगाड़ियों का परिचालन फिलहाल रद्द किया जा चुका है। कई ट्रेनों को डाइवर्ट या शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। यात्रियों को हेल्प डेस्क और स्टेशन घोषणाओं के जरिए जानकारी दी जा रही है। हादसे की विशेष जांच शुरू हो चुकी है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, कैसे दो मालगाड़ी आपस में आमने सामने से टकरा गई। अब इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। लापरवाही कैसे ये हुई, ये पड़ताल का विषय है। इस रेल लाइन पर यातायात शुरू करने में 24 घंटे का वक्त लग सकता है। जैसा कि आप देखिए किस तरीके से कई गाड़ियां जो डिब्बे हैं, इन दोनों माल गाड़ियों के दोनों के कई डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि कोई तकनीकी खामी रही होगी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। आशीष इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आशीष, ये घटना कब की है, कैसे ये घटना घटी, अपडेट दीजिएगा। जी बता दूं कि ये सरायकेला के चांडिल थाना क्षेत्र में पड़ता है, जहां चांडिल के रेलवे स्टेशन से कुछ ही मीटर दूरी पर जो है दो मालगाड़ी के बीच आमने सामने एक टक्कर हुई। जहां बताया जा रहा है कि एक मालगाड़ी जो है वो बेपटरी हो गई और दूसरी तरफ से आ रही मालगाड़ी में सीधे टक्कर हुई और लगभग 12 से 18 जो बोगियां है, डिब्बे हैं, वो पूरी तरह से पटरी पर फैल गए हैं। हालांकि सुबह 4:15 में ये घटना हुई और घटना के बाद पूरी तरह से रेलवे विभाग ने जितने भी उस रूट से गुजरने वाली ट्रेनें हैं उसे पूरी तरह से ठप हो गया है और कई जो दूरी की ट्रेनें हैं उनको जो है डिवाइड करके भेजा जा रहा है। जैसे मुंबई एक्सप्रेस हो, दिल्ली एक्सप्रेस हो, इन लोगों को डिवाइड किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि 4:15 में घटना घटी और उसी दौरान 4:30 बजे जो है 4:45 बजे टाटा वंदे भारत उसी पटरी से गुजरने वाला था, मगर तत्काल उसे रोका गया और उसे रद्द कर दिया गया है। हालांकि यात्रियों को परेशानी हो रही है, मगर कहीं ना कहीं हेल्प डेस्क के माध्यम से लगातार रेलवे स्टेशन में लोगों को घोषणा की जा रही है, इसकी जानकारी दी जा रही है। मगर आशीष, क्या अभी कोई जानकारी मिल पाई है, रेलवे के किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई हो कि आखिर कैसे ये घटना घटी, कहां पर लापरवाही हुई, क्या खामी रही जिसकी वजह से आमने सामने से एक ही ट्रैक पर ये मालगाड़ी टकरा गई? हालांकि जिस तरह सूत्रों के मुताबिक बातें सामने आ रही है, अधिकारी तो कुछ भी मीडिया से भी बात करने से इनकार कर रहे हैं। रांची डिवीजन का मामला है। रांची से टीम, रेलवे विभाग की टीम जो है वो अब कुछ ही देर के बाद पहुंचेगी और उसके बाद जांच की जाएगी। जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है, मगर जिस तरह बातें सामने आ रही, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही हुई है। सिग्नल मैन जो है वो सिग्नल नहीं दिया है, जिसके कारण से जो ये घटना घटी है। हालांकि अब तो रेलवे विभाग के अधिकारी जब पहुंचेंगे और जांच की जाएगी, जांच के बाद ही पता चलेगा। मगर अभी जो है रेस्क्यू काम शुरू हो चुका है। डब्बा को हटाने का काम जो है वो तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से टाटा से चांडिल और चांडिल से बोकारो जो रूट वाली जो ये ट्रेनें आना जाना करती है पूरी तरह से ठप हो गई है और दर्जनों ट्रेनों को रद्द करने का जो बात है वो सामने आ रही है। कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है, मगर फिलहाल अभी रेलवे विभाग के अधिकारी पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद जो है आशीष, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से दे, जहां पर रूपसपुर थाना क्षेत्र के रूपसपुर पुल के सर्विस लाइन के समीप बाइक गैरेज में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते 3 छोटी अग्निशमन की गाड़ी 5 बड़ी गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि 3 दुकान को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल पुलिस वहां पर जांच कर रही है और जानकारी ये है कि आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है। ये आग कैसे लगी है इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। बाइक गैरेज में आग लगी और इसकी चपेट में और कई दुकानें आ गई, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान हुआ। और ये देखिए मौके की तस्वीरें, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब वहां पर
आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आग की लपटों को देखकर, धुएं के गुब्बार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त किस तरीके का वहां पर माहौल बना होगा और कितना नुकसान हुआ है। लगभग कहा जा रहा है कि लाखों का नुकसान हुआ होगा, लेकिन ये आकलन का विषय है कि आखिर ये आग कैसे लगी, कितनी दुकानें इसकी चपेट में हैं और नुकसान कितना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर से आपको बड़ी खबर दें। कुलगाम में एनकाउंटर का आज 9वां दिन है। कुलगाम मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। कुलगाम में ऑपरेशन अखल का 9वां दिन। 20 साल में कश्मीर में सबसे बड़ा ऑपरेशन। कश्मीर में 20 साल में सबसे लंबा एंटी टेरर ऑपरेशन। 9 दिन से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। कुलगाम मुठभेड़ में हमारे 2 जवान शहीद हो चुके हैं। ऑपरेशन अखल का 9वां दिन है और आपको ये बता दें कि 20 साल में कश्मीर में अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। कश्मीर में 20 साल में सबसे लंबा एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। 9 दिन से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और आपको ये भी बता दें कि कुलगाम मुठभेड़ में 2 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये ऑपरेशन जारी है और आज ऑपरेशन अखल का 9वां दिन है। 20 साल में सबसे बड़ा ये ऑपरेशन है। पहलगाम हमले के बाद से लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है और 20 सालों में जम्मू कश्मीर की बात हो तो ये सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है जिसका 9वां दिन है। ऑपरेशन अखल का 9वां दिन आज है। आपको बताएं कि अब तक 2 जवान शहीद हुए और 20 साल में सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आतंकवाद के खात्मे के लिए ये ऑपरेशन चल रहा है। पहलगाम में जिस तरीके की दुखद घटना घटी उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर चला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सफलताएं भी मिली। कई आतंकियों को ढेर किया गया। जम्मू कश्मीर में अभी भी ऑपरेशन एक चल रहा है जिसका नाम ऑपरेशन अखल है, जिसका 9वां दिन है। 20 साल में सबसे बड़ा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में जो कि अभी भी जारी है। और अब बात प्रशांत किशोर की। देखिए प्रशांत किशोर का बड़ा आरोप सामने आ चुका है। प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाए मंगल पांडे पर। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पत्नी के नाम पर मंगल पांडे ने फ्लैट खरीदा। दिलीप जायसवाल की मदद से उन्होंने फ्लैट खरीदा। 86 लाख रुपए में यह फ्लैट दिल्ली में खरीदा गया। दिलीप जायसवाल ने दिए 25 लाख रुपए। मंगल पांडे पर लगाया गया दिलीप जायसवाल पर घूस लेने का आरोप। मंगल पांडे पर यह आरोप लगा कि उन्होंने घूस दिया। दिलीप जायसवाल से यह घूस लेने का उन पर आरोप लगा, लेकिन इसकी सच्चाई मंगल पांडे ने बताई कि उन्होंने मदद ली थी और वो पैसा दिलीप जायसवाल को लौटाया भी गया। मंगल पांडे के लिए हमने कहा कि आदमी कॉटन बैंडेज में भी पैसा लेते हैं, तो लोगों ने कहा ये आदमी को क्या प्रूफ है, अनुमान लगाइए। डॉक्टरों से पैसा ले रहे एक बात है, वेंडर से पैसा ले रहा है एक बात है। अरे अपने दल के नेता को भी नहीं छोड़ रहे। अपने दल के नेता दिलीप जायसवाल से पैसा लिए हैं, हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए, और बजाबता हिम्मत देखिए, बैंक से लिया है। आरटीजीएस का डिटेल है, आप डेट नोट कर लीजिए। 6/8/2019 को आरटीजीएस के माध्यम से दिलीप जायसवाल जी के अकाउंट से 25 लाख रुपया मंगल पांडे जी के पिताजी अवधेश पांडे जी को दिया गया, जिस अकाउंट से 10 दिन के बाद पैसा उर्मिला पांडे जी के अकाउंट में गया और उर्मिला पांडे जी ने उसी अकाउंट के पैसे से आगे जो पेमेंट किया है अपने फ्लैट को खरीदने के लिए, वो सारा डिटेल भी यहां पर आपको उपलब्ध है। कुल 6 ट्रांजैक्शन है। पंजाब नेशनल बैंक के 6 बार ट्रांजैक्शन हुए हैं जिसमें 86 लाख रुपया गया है। तो ये जो हम लोगों ने देखा ये 86 लाख रुपया आया कहां से, तो उर्मिला पांडे जी के पास पैसा आया अवधेश पांडे जी के पास से, जो मंगल पांडे जी के पिताजी हैं। और मंगल पांडे जी के पिताजी के पास पैसा कहां से आया, वो पैसा आया दिलीप जायसवाल से। तो अब आप देख लीजिए कि दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे कितने जिगरी यार हैं। तो प्रशांत किशोर का आरोप आपने सुना मंगल पांडे पर, और मंगल पांडे का भी बयान इस पर आ चुका है। उन्होंने इस पर काउंटर किया। प्रशांत किशोर के आरोपों पर सफाई दी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सफाई दी है।
दिलीप जायसवाल से लोन लिया था। उन्होंने कहा कि मदद ली थी मैंने, पिताजी ने उनसे लोन लिया था और पिताजी ने पूरा पैसा उन्हें वापस भी किया है। दिलीप जायसवाल के खाते में पैसा हमने लौटाया, पैसा वापस करने का पूरा प्रमाण है। 2020 में पूरा पैसा खाते में ही वापस कर दिया गया। और डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता दिलाने के लिए जो आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए उस पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि मान्यता दिलाने में स्वास्थ्य विभाग की कोई भूमिका नहीं होती है। आरोप बेबुनियाद है, निराधार है जो प्रशांत किशोर लगा रहे हैं। मंगल पांडे का बयान भी आपको सुनवाते हैं। और अपराधियों के खिलाफ बिहार पुलिस का एक्शन जारी है। कभी हाफ एनकाउंटर तो कभी लंगड़ा एनकाउंटर लगातार जारी है। अकुश संपत्ति को जब्त करने का काम हो रहा है। अब बिहार पुलिस अवैध हथियार निर्माता और इसके तस्कर के साथ अपराधियों को गोली सप्लाई करने वाले और आर्म्स दुकानदारों पर कड़े कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। क्या है बिहार पुलिस का एक्शन प्लान, बता रहे हैं डीजीपी विनय कुमार एक्सक्लूसिव। अभी देखा गया है कि जो शस्त्रधारी हैं वो गोली इशू कराते हैं, प्रतिवर्ष इशू कराते हैं कुछ न कुछ संख्या में, लेकिन उनसे ये पूछा नहीं जाता है कि जो आपने 100 राउंड लिया या 50 राउंड लिया उसका उपयोग कहाँ पे किया, कहाँ पे आपने फायरिंग की, और उसका जो खाली केस है, एम्प्टी केस है, जो खोखा है वो कहाँ है। तो हम लोग अब शस्त्र दुकानों से यह भी पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने खाली खोखा जमा किया, उसके विरुद्ध ही दीजिए। उसके बाद उनसे लिखवाइए कि उन्होंने कहाँ प्रयोग किया, ताकि हम लोग वेरीफाई कर सके कि उस संबंध में कोई केस दर्ज हुआ है नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उन पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, उनके शस्त्र को निलंबित करने, कैंसिल करने का प्रयास करेंगे कि आप गोली का प्रयोग अपने जीवन की रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपराध कर्मियों को सप्लाई करने में कर रहे हैं, चूंकि आप जवाब ठीक से नहीं दे रहे हैं। देखिए, प्रतिदिन कहीं ना कहीं मिनीगन फैक्ट्री की बरामदगी हो रही है, कल भी हुई थी। और जिन जिलों में मिनीगन फैक्ट्रीज काफ़ी चल रहे थे, जैसे मुंगेर हो गया, नालंदा हो गया, उसके अलावा अन्य जिलों में भी मिनीगन फैक्ट्रीज की बरामदगी हो रही है। तो हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक शस्त्र जब्त हो। मिनीगन फैक्ट्री जो अवैध शस्त्रों का सप्लाई करते हैं उन पर हम धावा बोले, सो दैट सप्लाई को हम लोग चोक कर सके आर्म्स का। और आर्म्स यदि है और गोलियां नहीं है तो आर्म्स किसी काम का नहीं है। इसलिए हमारा दूसरा प्रयास है कि एम्युनिशंस का जो सप्लाई है अवैध रूप से, जो नेटवर्क है, उसको हम लोग चोक करें। इस दिशा में हम लोगों ने भारी मात्रा में एम्युनिशंस जब्त किए। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने 7000 एम्युनिशन भभुआ और नालंदा में बरामद किया था, जो बाहर से सप्लाई करने आ रहे थे। कई जिलों से जो मृत व्यक्ति हैं, जो लाइसेंसधारी मृत हो गए, तो मृत व्यक्ति तो अब शस्त्र को प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ना गोली यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके नाम पे, उनके लाइसेंस के अगेंस्ट में गोलियां निर्गत की जा रही हैं। तो ऐसे शस्त्र शॉप्स को भी हम लोग उनके लाइसेंस कैंसिल करने की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उनको गिरफ्तार भी कर रहे हैं। पूर्णिया में एक मामला आया है जिसमें पूर्णिया, खगड़िया और कई जिले इन्वॉल्व हैं, जिसमें पूर्णिया में एक पता चला कि 200 राउंड गोली एक व्यक्ति के नाम से दिया गया है, वो खगड़िया से प्राप्त किया गया है। हम लोग इसमें काफी हद तक अनुसंधान कर चुके हैं, शीघ्र ही गिरफ्तारियां होगी। जो हमारे लाइसेंसी शॉप्स हैं जो कार्यरत हैं, करीब 150 के करीब लाइसेंसी शॉप्स हैं, आर्म्स के शॉप्स हैं, एम्युनिशन के शॉप्स हैं बिहार में। इन दुकानों के माध्यम से भी अपराधियों को गोली की सप्लाई हो रही है और इस प्रकार की सूचनाएं हुई है, इस प्रकार की कार्रवाइयां भी शुरू की गई है। अभी हम लोगों ने एक सत्यापन अभियान चलाया है जिसके अच्छे फलाफल आ रहे हैं और इसमें और भी सफलता मिलेगी। और वहीं 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा और 16 अगस्त तक फर्जी वोटर कार्ड जमा कराने के निर्देश दिए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एसआईआर का विरोध करते हुए तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट से अपना नाम कटने का आरोप लगाया था।
अब ये मामला उनके लिए परेशानी की वजह बनता जा रहा है। 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फिर से नोटिस भेजा है और 16 अगस्त तक फर्जी वोटर कार्ड जमा कराने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव की ओर से दिखाए गए वोटर आईडी कार्ड नंबर RAB2916120 को फर्जी बताया है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि फर्जी दस्तावेज का उपयोग करना अपराध है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से नीरज और पटना से रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब दिखाते हैं बाढ़ बारिश की खबरें। तेज बारिश से नदियों का पानी लगातार बढ़ते जा रहा है और खतरे के निशान के ऊपर नदियां हैं। पुनपुन खतरे के निशान के ऊपर है, गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर, सोन नदी भी खतरे के निशान के करीब है। आपदा प्रबंधन विभाग का अलर्ट भी आ चुका है। नदियों से दूरी बनाकर रखने की अपील है। सीएम खुद जलस्तर का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है। राहत बचाव कार्य कैसे करने हैं, किस तरीके से इलाकों में लोगों को राहत पहुंचानी है, उन तमाम चीजों का जायजा लिया जा रहा है। लेकिन इस वक्त बाढ़ की वजह से कई इलाके प्रभावित हैं। ये देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेज बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।